गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड ईयर फिजिक्स का पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स गणितीय भौतिकी इस यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। उसकी कक्षाएं ली जा रही हैं। पिछली वाली क्लासेस में हमने गणितीय भौतिकी में लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र क्या होता है, उसमें निर्देशांक क्या हैं, उसके एक्सिस क्या हैं, उसमें किसी बिंदु को किस तरह से निर्दिष्ट किया जाता है, उसमें किसी बिंदु का स्थिति सदिश क्या होता है, इस पर विचार किया था। और लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किसी अदिश की प्रवणता को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, किसी सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है, ये हमने पढ़ा था गणितीय भौतिकी में। तो आज हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वह हैं कि लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल कैसे निकाला जाता है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ये हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल जो है वो किस तरह से निकाला जाता है। तो सदिश क्षेत्र का कर्ल की जो परिभाषा है, सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होती है सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सदिश क्षेत्र यदि ए वेक्टर है और उसका रेखा समाकलन लाइन एलिमेंट यदि डीएल वेक्टर है तो उसका रेखा समाकलन यानी रेखा पर समाकलन यानी ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन, सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन तथा बंध पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान, जब क्षेत्रफल शून्य के निकट हो यानी कि उसका जो अल्पांश है वो बहुत छोटा हो, तो ये जो सीमांत मान क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल तथा बंध पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल के अनुपात का सीमांत मान क्षेत्रफल अल्पांश की स्थिति पर परिमाण में सदिश क्षेत्र का कर्ल कहलाता है। और मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर इक्विवेलेंट, मोड है यानी परिमाण है, लिमिट डी एस टेंडिंग टू जीरो यानी क्षेत्रफल अल्पांश का जो मान है वो शून्य के निकट हो, तो यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश अपोन में आ गया और इंटीग्रेशन में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल है। तो इस तरह से जो सदिश क्षेत्र का कर्ल की डेफिनेशन है तो समीकरण नंबर 1 के द्वारा दी जाती है। ये है इसकी समीकरण। इसकी जो दिशा है, कर्ल का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 के द्वारा दिया गया है। इस सदिश क्षेत्र का जो कर्ल है, कर्ल क्या होता है? कर्ल एक है घुमाव। जब किसी भी सदिश का कर्ल का मान निकालते हैं तो घुमाव पर एक क्षेत्रफल अल्पांश है, इस क्षेत्रफल अल्पांश के लंबवत होती है दिशा। कभी भी कर्ल की जो दिशा है वो उस क्षेत्रफल के लंबवत होती है, इसलिए किसी सदिश का जो कर्ल है वो एक सदिश राशि होगी, क्योंकि दिशा आ गई, दिशा आते ही वो राशि कैसे बन जाती है? सदिश। तो किसी सदिश का जो कर्ल है वो हमेशा एक सदिश राशि है। और इसकी जो परिभाषा है वो समीकरण नंबर 1 के द्वारा दिया जाता है कि सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल और उस बंध पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का अनुपात, ये क्या कहलाता है? इस सदिश का कर्ल कहलाता है। और जो कि इसकी दिशा है वो क्षेत्रफल के लंबवत है, जो कि एक सदिश राशि है। अब हम समीकरण 1 का मान लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र में निकालेंगे कि किस तरह से कर्ल का मान निकालते हैं लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र। इसको निकालने के लिए हम एक लांबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र लिया है जो कि इस डायग्राम में बताया गया है, जिसमें U1, U2, U3 कर्व हैं और इसमें तीनों कर्व बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। O प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। और इसमें U1, U2 जो तल है, इस तल में हमने एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया। क्षेत्रफल अल्पांश लिया हमने OPQR, ये एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है U1, U2 तल में।
अब इस बंद पद जो है OPQRO, इस बंद पद पे हम कर्ल का मान निकालेंगे और इस बंद पद पे इस कर्ल की दिशा जो है वो U3 के अनुदिश होगी, क्योंकि बंद पद जो है वो इस बंद पद पर कर्ल का मान इसके लंबवत होता है और इसके लंबवत जो दिशा है वो U3 दिशा है। तो इस बंद पद पर जो कर्ल का मान आएगा वो U3 दिशा के अनुदिश आएगा। ठीक है। और यदि हम इन जनरल फॉर्म में यदि कहें कि यदि एन कैप उस पृष्ठ के लंबवत दिशा है तो कर्ल का जो मान है कर्ल ए वेक्टर डॉट एन कैप, और समीकरण 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, समीकरण 2 के द्वारा बताया जा सकता है। तो अब हम करते हैं वेक्टर फील्ड के कर्ल की गणना। तो अब ये जो लंबिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र है, इसमें हमने एक बंद पथ ले लिया OPQRO। बंद पथ पे हम ये देखें कि हम जानते हैं जो रेखा अवयव है वो HI/DUI होता है। U1 के अनुदिश H1 DU1, U2 के अनुदिश H2 DU2, U3 के अनुदिश H3 DU3। तो हमारे पास में जो OPQRO बंद पृष्ठ है वो U1 U2 तल में है, जिसका H1 DU1 OP रेखा अवयव हो गया, और वो जो OR है वो H2 DU2 है। बंद पथ का जो एरो बना हुआ है O से P की ओर एरो, फिर P से Q की ओर एरो, फिर Q से R की ओर और R से O की ओर एरो। इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में जैसे कि दिया हुआ है परिभाषा में, कर्ल का मान निकालने के लिए हमें पहले इसमें सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल का मान निकालना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन में क्लोज इंटीग्रल है यानी कि OPQRO इस पूरे बंद पृष्ठ पर निकालना पड़ेगा। इस पूरे बंद पृष्ठ पर निकालने के लिए सबसे पहले हम O से P की ओर निकालेंगे पथ पर, फिर P से Q की ओर, फिर Q से R की ओर, फिर R से O की ओर, और फिर उन सभी पर निकाले गए रेखा समूह को हम जोड़ देंगे तो इस बंद पथ पर आ जाएगा OPQRO। मान लेते हैं कि इसमें कोई सदिश क्षेत्र A है, इस बंद पृष्ठ पर सदिश क्षेत्र A है जिसका कि U1 के अनुदिश घटक A1 है, U2 के अनुदिश घटक A2 है। तो O से P की ओर घटक A1 है, तो इसका सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल जो है वो इंटीग्रेशन O से P A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, A वेक्टर में जो मान हो जाएगा वो A1 आ जाएगा, और DL वेक्टर रेखा अवयव और A1 वेक्टर की दिशा दोनों की एक ही है, इसलिए इसमें cos थीटा का मान 0 रहेगा। 0 रहने पर हमारे पास में जो सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल है O से P पर, उसका मान हो जाता है A1 H1 DU1। थीटा बराबर 0 तो cos थीटा बराबर 1। तो ये आ गया समीकरण नंबर 3, O से P की ओर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल। अब हम जो है वो ये देखते हैं कि दूसरा U1 दिशा में और कौन सी रेखा है, QR RQ है, लेकिन इसकी दिशा Q से R की ओर जा रही है और O से P की ओर दिशा है वो पॉजिटिव है, तो ये दिशा क्या जाएगी, नेगेटिव QR। अब QR पे हम निकालना चाहेंगे कि Q से R पथ पर इस सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल क्या होगा। तो Q से R पथ पर सदिश का रेखा समाकल के लिए पहले से तो हम ये O पर P आएगा, O से P की ओर रेखा समाकल तो है ही है, और ये रेखा समाकल P से Q तक की जो दूरी है H2 DU2, इसके सापेक्ष H2 DU2 के सापेक्ष इस सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकल है इसमें कितना परिवर्तन आएगा, इस दूरी तक वो, और प्लस इस O से P पथ पर कितना रेखा समाकल का मान था, दोनों का योग हो जाएगा Q से R पर। तो Q से R की ओर दिशा पर रेखा समाकल का मान निकालने के लिए पहले हम देखते हैं कि H2 DU2 दूरी के सापेक्ष जो है वो इस A1 H1 DU1 रेखा समाकल में कितना परिवर्तन की दर क्या है, तो वो है डेल H2 डेल DU2 A1 H1 DU1। तो Q से R पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन Q से R A वेक्टर डॉट DL वेक्टर माइनस इसलिए क्योंकि O से P जो है वो नीचे की ओर आ रही है पॉजिटिव डायरेक्शन, Q से R की ओर जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑपोजिट हो गई दोनों डायरेक्शन। तो हम O से P वाली जो दिशा है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो Q से R वाली दिशा नेगेटिव आ जाएगी। तो नेगेटिव कितना आ जाएगा, पहले वाले
ओ से पी पर जो सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन था उसका मान प्लस इसमें कितना परिवर्तन हुआ दूरी के साथ। तो a1h1 प्लस इसमें जो परिवर्तन है उसको रख दिया डेल अपॉन h2 डेल u2 a1h1 du1 और कितनी दूरी तक हुआ h2 du2। तो ये कुल परिवर्तन आ गया हमारे पास में। तो रेखा समाकलन का मान समीकरण नंबर 4 के द्वारा दिया जा सकता है। क्योंकि u1 और u2 परस्पर स्वतंत्र है, इसलिए जो इस समीकरण में जो सेकंड टर्म है डेल अपॉन डेल u2 h2 से h2 कैंसिल, इसमें जो ब्रैकेट में a1h1 du1 है उसमें से ये u1 u2 पर डिपेंडेंट है, अवकलन जो है u2 के सापेक्ष है। तो u1 क्योंकि कांस्टेंट है परस्पर स्वतंत्र है, यानी u1 में परिवर्तन करने पर u2 में नहीं होगा, तो u2 में परिवर्तन के सापेक्ष u1 में नहीं होगा, तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। तो समीकरण 4 बन जाएगी इंटीग्रेशन q से r a वेक्टर डॉट dl वेक्टर माइनस a1h1 du1 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1h1 du1 du2। तो ये आ गया सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन q से r। अब बचे हमारे पास में दो पथ, एक बच्चा P से Q और एक बच्चा R से O। R से O है वो केंद्र की ओर जा रहा है, केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं उसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं। O से दूर की ओर जा रहे हैं, जैसे O से P की ओर जा रहे थे तो नीचे की तरफ था एरो, तो इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं। और इस O से R में जो एरो है वो आ रहा है O की ओर, तो O की ओर को हम नेगेटिव मान रहे थे, O से ओर को हम पॉजिटिव मान रहे थे। तो यहाँ पर R से O पर जो रेखा समाकल का मान है वो आ जाएगा माइनस a2h2 du2, क्योंकि इसमें जो रेखा अवयव है u2 दिशा में वो कितना है h2 du2, और इसमें इसके अनुदिश जो सदिश क्षेत्र का घटक है वो a2, u2 के अनुदिश सदिश क्षेत्र का घटक a2 और रेखा अवयव का मान है h2 du2। तो समीकरण नंबर 5 आ गई R से O पर रेखा समाकल का मान सदिश क्षेत्र पर। अब हमारे पास में लास्ट बची हुई है P से Q की ओर कितना रेखा समाकल का मान आ जाएगा। तो P से Q की ओर सबसे पहले यहाँ पर पहले R से O की ओर जो सदिश क्षेत्र का जो रेखा समाकल था वो, और उसमें OR से PQ पथ पर आने पर जो दूरी है वो कितनी कवर करी h1 du1। h1 du1 दूरी के सापेक्ष OR पथ से PQ पथ पर आने पर h1 du1 दूरी के सापेक्ष इसके रेखा समाकलन था जो a2h2 du था, उसमें इस दूरी के सापेक्ष परिवर्तन प्लस ये इस OR पथ पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो ये आ जाएगा P से Q तक सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन का मान आ जाएगा इंटीग्रेशन P टू Q a वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये O से दूर की ओर जा रहा है, P से Q पथ पर O से दूर ओर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास में आएगा a2h2 du2 प्लस डेल अपॉन h1 डेल u1 a2h2 du2, इसके सापेक्ष परिवर्तन कितनी दूरी तक h1 du1 से गुणा कर देंगे। अब हम देखते हैं h1 कैंसिल हो गया, डेल u1 और ब्रैकेट में a2h2 रह जाएगा और du2, क्योंकि u1 में परिवर्तन करने पर u2 में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए du1 du2 को हमने बाहर निकाला, तो समीकरण नंबर 6 मिल गए। इस तरह से हमने इस बंद पथ के सभी पथों पर OP पर PQ पर Q से R पर R से O पर रेखा समाकलन का मान निकाल लिया, जो कि समीकरण में 3 में 4 में 5 में 6 में दिया गया। अब इस बंद पथ पर मान निकालने के लिए इन सभी पथों पर निकाले गए रेखा समाकलन को हम जोड़ देंगे तो बंद पथ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर a वेक्टर डॉट dl वेक्टर का मान हमारे पास में ये जो है समीकरण 3 से 4 से 5 से 6 से मान रख देंगे, तो हमारे पास में जो क्लोज इंटीग्रल आ जाएगा, यानी बंद पथ पर सदिश क्षेत्र का रेखा समाकल का मान जो है वो आ जाता है। यहाँ पर मान रखने पर ये कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती है, जैसे a2h2 du2 कैंसिल हो गई, a1h1 du1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचता है वो समीकरण नंबर 7 बच जाता है। यानी क्लोज इंटीग्रल का मान आ जाएगा a वेक्टर डॉट dl वेक्टर डेल अपॉन डेल u1 a2h2 माइनस डेल अपॉन डेल u2 a1h1 ब्रैकेट में और ब्रैकेट क्लोज बड़ा वाला और du1 du2। इस तरह से समीकरण 7 जो है वो u1 u2 प्लेन में किसी सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का मान आ गया। अब हमें इस सदिश का कर्ल निकालना है इस तल में। कर्ल निकालने के लिए रेखा समाकलन का मान आ गया, अब हमें इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और इस समीकरण 7 में सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन में उस सदिश क्षेत्रफल का भाग लगाने पर समीकरण नंबर 1 में जो हमने देखा था वो भाग लगाने पर हमें
उस सतह के लंबवत दिशा में सदिश क्षेत्र का कर्ल का मान आ जाएगा। तो वो आता है, अब हमें निकालना क्षेत्रफल का मान। हमें पता है OPQRO जो बंद पृष्ठ है, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो अल्पांश U1 के अनुदिश H1 du1 अल्पांश U2 के अनुदिश अल्पांश H2 du2 दोनों गुणा कर देंगे तो हमारे पास में समीकरण 8 आ जाएगी, क्षेत्रफल H1 du1 du2। तो समीकरण 7 में 8 का भाग लगाने पर U3 दिशा में कर्ल का मान आ जाएगा। तो कर्ल A वेक्टर 3 का मतलब U3 दिशा में कर्ल A वेक्टर और E3 कैप दिशा, अगर दिशा एकांक सदिश U3 के अनुदिश E3 माने तो E3 कैप एक सदिश राशि हो गई ना, एकांक सदिश को किसी अदिश से गुणा कर दिया तो सदिश राशि हो गई। तो U3 के अनुदिश जो कर्ल का मान है वो समीकरण 7 में 8 का भाग देने पर हमारे पास में जो समीकरण है वो 9 प्राप्त हो जाती है। du1 कट जाएगा तो बच गया 1/H1 H2 ब्रैकेट 1 डेल अपॉन डेल U1 A2 H2 माइनस डेल अपॉन डेल U2, यहाँ पर गलती से U1 है, U2 A1 H1 समीकरण नंबर 2। ये आ जाएगा U3 दिशा में। U3 दिशा में कर्ल का मान आया है। पृष्ठ किस दिशा में है? U1 U2 तल में स्थित पृष्ठ से लंबवत जो सदिश का कर्ल का मान है वो समीकरण नंबर 9 है, जो कि U3 दिशा में। इसी तरह से हम ये कहें कि यदि ये तल U2 U3 तल में है तो इसमें सदिश का जो कर्ल है वो U1 दिशा में आ जाएगा, जो कि समीकरण नंबर 10 के द्वारा दिया जाएगा। तो समीकरण 10 जो है इसी तरह से लिख सकते हैं समीकरण 9 की भांति ही। अब हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। U1 वक्र के अनुदिश सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान कर्ल A वेक्टर 1 for U1 बराबर 1 आ गया, बच गया कौन सा तल 2 और 3 H2 H3। तो पहले 2 के सापेक्ष A3 H3 में परिवर्तन माइनस U3 के सापेक्ष H2 A2 में परिवर्तन, समीकरण नंबर 10। ये A1 दिशा में U1 दिशा में U2 और U3 तल में स्थित पृष्ठ के लंबवत सदिश क्षेत्र का कर्ल। इसी प्रकार से हम ये कहें कि U2 दिशा में कर्ल का मान जो है वह U3 और U1 तल में स्थित पृष्ठ के लंबवत होगा। तो उसको हम समीकरण नंबर 11 के द्वारा लिख सकते हैं कि 1/H3 H1 U3 के सापेक्ष A1 H1 में परिवर्तन और U1 के सापेक्ष A3 H3 में परिवर्तन। तो समीकरण नंबर 9, 10, 11 ये हमारे पास में U1 वक्र के अनुदिश कर्ल का मान, U2 दिशा के अनुदिश कर्ल का मान, U3 दिशा के अनुदिश कर्ल का मान, तीनों दिशाओं में के अनुदिश कर्ल का मान है। जब तीनों दिशाओं के अनुदिश कर्ल का मान है तो हम कर्ल का मान लिख सकते हैं। फर्स्ट के अनुदिश कर्ल का मान और इसके अनुदिश एकांक सदिश E1 कैप, दूसरे वक्र के अनुदिश कर्ल का मान कर्ल A वेक्टर 2 E2 कैप एकांक सदिश और कर्ल A वेक्टर 3 दिशा के अनुदिश U3 दिशा के अनुदिश कर्ल का मान और इसके अनुदिश एकांक सदिश E3 कैप। तो इन तीनों को जोड़ने पर हमें इस सदिश क्षेत्र का लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में कर्ल का मान आ जाता है। तो समीकरण नंबर 10, 11 और 12 को एक साथ जोड़ने पर जो सदिश क्षेत्र का कर्ल का मान है वो आता है कर्ल A वेक्टर, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/H1 H2 H3 ब्रैकेट में E1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप H3 डेल अपॉन डेल U1 डेल अपॉन डेल U2 डेल अपॉन डेल U3 और जो थर्ड रो है वो A1 H1 A2 H2 A3 H3। तो लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का मान इस मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। थैंक यू। आज के लिए इतनी काफी।